हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। जैसे कि हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज में डिस्कस किए हैं, जितने भी हमारे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो हम सारे कवर कर रहे हैं। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 days एंड 5 days रेस्पेक्टिवली। यानी ए किसी वर्क को, किसी जॉब को क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है, 10 days में, और बी उसी सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 5 days में। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। दोनों मिलकर क्या काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन के लिए साथ काम करते हैं, 2 days के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। बी को क्या है, रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी वर्क पे ए कंटिन्यू है, पर अगर हम बात करें बी काम छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह काम पे कौन आ जाता है, एक तरीके से सी आ जाता है, ठीक है। एंड द वर्क वाज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 days। और उसके बाद उसने हमें कंडीशन बताई है कि काम क्या है, नेक्स्ट 3 days में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू फिनिश ऑफ 60% ऑफ द जॉब। सी 60% वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या डाटा गिवन है। अगर हम बात करें तो हमें ए की टाइम ड्यूरेशन गिवन है और बी की। जब हमारे को ए और बी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दी गई है तो उसके एलसीएम से हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा टोटल वर्क फाइंड करना। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे। हमें ए का टाइम ड्यूरेशन दी है 10 days और बी की दी है 5 days, ठीक है। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 30, और ये 30 यूनिट हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। हमारे पास 30 यूनिट क्या आ गया है, टोटल वर्क। ए 10 days में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, तो ए की इफिशिएंसी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए की इफिशिएंसी कैसे आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 10, तो यानी 3 यूनिट क्या होगी पर डे, इसकी इफिशिएंसी होगी। ऐसे ही हम सेम बी की इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो बी की इफिशिएंसी क्या होगी, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी 6 यूनिट पर डे क्या है, बी वर्क कर कंप्लीट करता है। अब हमारे पास ए और बी दोनों की इफिशिएंसी आ चुकी है। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले वर्क पे कौन आता है, ए और बी आता है, ठीक है। और कितने दिन काम को कंप्लीट करते हैं, 2 days, ठीक है। 2 days तक ये दोनों काम करते हैं, ए और बी। उसके बाद यहाँ पर बी की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है किसको, सी को, यानी ए कंटिन्यू काम पर है। तो आपको इस चीज को समझना है, ये अंडरस्टूड है इसका मतलब। तो अब वर्क पर कौन है, अगर हम बात करें ए और सी, और इन्होंने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया, हमें ये बताया गया है 3 days में इन्होंने रिमेनिंग वर्क क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी है पर सी की इफिशिएंसी नहीं है। तो यहां से हमें किसकी फाइंड करनी है, सी की। रीजन हमारे पास टोटल वर्क गिवन है, हमने फाइंड टोटल वर्क पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए और बी, ए पर डे 3 यूनिट एंड बी पर डे 6 यूनिट, तो टोटल मिला के ये दोनों कितना, 9 यूनिट। 2 days तक ये काम करेंगे तो कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, 18 यूनिट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और टोटल वर्क है कितना, 30 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 12 यूनिट, ठीक है। रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 12 यूनिट। और ये कौन मिलकर कंप्लीट कर रहा है, ए और सी, ठीक है। ए और सी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 days में। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए और सी की, पर डे की इफिशिएंसी कितनी है। तो वो कैसे आएगी, टोटल वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास 12 यूनिट, ठीक है। और कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो रहा है, 3 days में। तो हमारे पास यहाँ से पर डे की उनकी इफिशिएंसी आ जाएगी ए और सी की। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय 3, तो कितना, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे क्या है, कौन काम वर्क कर रहा है, ए और सी। करें ए और सी की टोटल इफिशिएंसी हमारे पास 4 यूनिट है,
अगर हम ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी है कितनी, 3 यूनिट। 4 में से ए की अगर हम बात करें 3 यूनिट है तो सी की कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे। तो यहां से हमारे को क्या वैल्यू मिली है, सी की एफिशिएंसी मिल गई है। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई है, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे आ गई। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1 यूनिट। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें ये बताना है कि सी 60% वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, 60% वर्क हम की टाइम ड्यूरेशन हमें फाइंड करनी है। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, 60%। हमें सी की टाइमिंग निकालनी है। ठीक है, सी कितने टाइम में 60% वर्क कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क है 30 यूनिट, 30 का 60%। ठीक है, डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, 3/5 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या 60/100 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 60% वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क का मैंने 60% ले लिया। सी कितने टाइम में करेगा, तो सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 1 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो 1 से हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे मेन चीज ये है कि 60% वर्क कितना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है, 18 यूनिट। 18 डिवाइडेड बाय 1, तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा सी रिमेनिंग वर्क, 18 डेज में। ठीक है, यानी हमसे ये पूछा गया था कि सी 60% वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 18 डेज में, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 15 डेज में। हम इसे बेसिकली लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगर किसी वर्क का 1/3 पार्ट ए 15 डेज में कर रहा है, आपको एक चीज समझनी है, जहां पे उसे 3 यूनिट डाटा बनाना होगा या कुछ भी हम समझ लेते हैं कि 3 चेयर ही बनानी है। ठीक है, उसने उसमें से एक चेयर बनाने के लिए कितना टाइम लिया है, 15 डेज। तो 3 चेयर बनाने के लिए कितना टाइम लेगा, जाहिर सी बात है 15 इंटू 3 यानी 45 डेज। तो यही सेम चीज हमें एक्सप्लेन की गई है कि ए 1/3 पार्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 15 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 45 डेज में। ठीक है, ऐसी वैल्यू को हमें लिख कर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से समझे तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। 1/3 को आप अगर 1/3 लेके चलोगे अपने माइंड में फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमें टफ लगेगा। पर अगर हम इसे इसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि हमें एक 3 चेयर बनानी थी, हमने उसमें से 1 चेयर बनाई है और उसके लिए हमें 15 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो 3 बनाने में कितना टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है कितना टाइम लगेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 45 डेज। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए को किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 डेज। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें, बी कैन डू 75% ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब आपको समझना है 75% की फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो क्या होती है, 3/4। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4। यानी हमारे को 4 चेयर बनानी थी। ठीक है, 4 चेयर बनानी थी या 4 टेबल बनाने थे, कुछ भी हम ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। 4 चेयर बनानी थी, अगर हम उसमें से 3 चेयर बना रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 18 डेज। 3 चेयर बनाने में 18 डेज लग रहे हैं, तो 1 चेयर में कितना लगेगा, 6 डेज। पर हमें अगर 4 की 4 बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, 1 में 6 डेज, तो 4 में कितना, 24 डेज। यानी हमें टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 24 डेज। हमें ऐसी वैल्यू को लिख कर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी को टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना, 24 डेज। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको वैल्यू भी लिख के बता देती हूँ हमने ये कैसे किया है। 3/4 पार्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 डेज। आपको समझना है, जहां 4 चेयर बनानी थी, 4 में से 3 चेयर बनाने के लिए 18 डेज, 3 चेयर 18 डेज में, तो 1 चेयर कितने में, 6 डेज में, जाहिर सी बात है। तो 4 चेयर कितने में, 6 इंटू में 4 यानी आपके पास 24 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू को कर सकते हैं, पर ऐसी वैल्यू को एग्जाम में हमें लिख के करने की जरूरत नहीं है। जब हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन का, तो हम इजिली ऐसी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को वैल्यू दी गई है, सी कैन डू सेम वर्क इन 36 डेज। सी सेम वर्क को कितने टाइम में करता है, 36 डेज में करता है। तो हमारे को यहाँ सी की भी टाइम ड्यूरेशन दी है
36 डेज। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमें किसी की भी टाइम ड्यूरेशन दी है 2 या 3% की, तो सबसे पहला वर्क क्या होता है हमारा टाइम एंड वर्क में, हमें सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करना होता है। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम। अब अगर हमारे पास सिंपल नंबर होते हैं तो हमारे लिए एलसीएम इजी होता है, पर अगर हम बात करें 45, 24, 36, स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलसीएम लेने भी कहीं कहीं ना कहीं आती है। तो इसी एलसीएम में देखिए हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं। 36 को आप 4 इंटू 9 या 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 को 8 इंटू 3, ठीक है। 8 इंटू 3 क्यों लिया, 9 इंटू 4 क्यों लिया, इसका रीजन भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। और 9 इंटू 5 क्यों लिया, उसका रीजन भी। अब आप कहेंगे कि मैम इसे 15 इंटू 3 भी लिख सकते थे, और भी मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर ब्रेक हो सकते थे। 24 की बात करूं तो 6 इंटू 4 भी लिख सकते थे, पर आपने 8 इंटू 3 ही क्यों लिखा, आपने 9 इंटू 4 ही क्यों लिखा, उसका रीजन भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक चीज समझनी है, हमें फैक्टर वैसे ब्रेक करने हैं जिसमें अगर हमारे पास 2 के मल्टीपल की बात करें या 3 के मल्टीपल, वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर यहां मैं 6 इंटू में 4 लेती, ठीक है, तो 6 में अगर हम देखें 6 के फैक्टर ब्रेक करते हैं तो उसपे कौन कौन से दो प्राइम नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, 2 और 3। पर अगर मैं 8 के फैक्टर ब्रेक करूं तो सिर्फ 2 ही एक सिंगल प्राइम नंबर के फैक्टर ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ 9, तो क्या है, 3 का ही मल्टीपल है। ऐसे ही बात करें 4, 2 का ही मल्टीपल है। तो हम कोशिश करते हैं कि सिंगल प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक है, उसी की सीरीज में, उसी की चेन में। जैसे यहाँ पर 45 को अगर हम बात करें 15 इंटू 3 भी लिख सकते थे, पर हमने 3 जो प्राइम नंबर है उसकी सीरीज को एक साथ लिया, 3 इंटू 3 9, ठीक है, और 5 को अलग। जो प्राइम नंबर डिफरेंट है उसे डिफरेंट यानी अलग फैक्टर में ब्रेक करेंगे, और जो प्राइम नंबर एक ही जैसे है, मतलब एक ही वैल्यू में सेम प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है, उसे हम एक फॉर्म में अलग रखेंगे। उसका रीजन है हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 का एलसीएम जब भी लेते हैं तो मैक्सिमम फैक्टर क्या है, तीनों में हम वो लेंगे। 3 का मैक्सिमम प्राइम फैक्टर यानी मल्टीपल क्या है, वो लेंगे। 5 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है, वही वैल्यू लेंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, ऐसे ही हमें एलसीएम काउंट करना है। अब अगर हम बात करें तीनों में, सबसे पहले 2 हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 का सबसे मैक्सिमम फैक्ट अगर हम बात करें मल्टीपल वैल्यू का क्या है, तो 8 है। तो हम क्या ले लेंगे, 8। क्लियर है एलसीएम के लिए। फिर हमारे पास 3 प्राइम नंबर है, उसके मल्टीपल की बात करें तो मैक्सिमम मल्टीपल हमारे पास वैल्यू क्या है, तो 9 है। तो हम वैल्यू क्या ले लेंगे, 9। उसके बाद हम बात करें 5 का मैक्सिमम मल्टीपल हमारे को क्या मिल रहा है, 5 ही, तो हम सिंपल 5 ही ले लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, एलसीएम। ये इस तरीके से ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करके हम अगर एलसीएम लिए तो हमारे लिए एलसीएम क्या हो जाता है, इजी, एज कंपैरिजन हम टेबल की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके करें, ठीक है। तो हमारे पास 8 5 इसमें भी आप कोशिश करिए मल्टीप्लाई, अगर आप 8 की 9 से करेंगे तो आपके लिए क्या है, 8 की 9 से तो इजी हो जाएगी, पर 8 9 जा 72 इंटू 5, फिर आप कहीं ना कहीं उस कैलकुलेशन को लिख के करेंगे। पर 8 की अगर 5 से कर देते हैं तो आपको पता है कितना आएगा, 40, और 40 की 9 से करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए हम कैलकुलेशन को किस फॉर्म में, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एलसीएम कितना आ गया, 360 यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। हमारे पास टोटल वर्क आ गया है एलसीएम लेके, अब हम इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी का भी हमारे पास मेथड होता है, हम फैक्टर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। यहाँ पर 9 और 5 है, इसमें 9 और 5 है, तो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो रिमेनिंग कौन सा फैक्टर रहा, 8, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसका हमें बेस्ट फायदा, बेस्ट वे अगर हम बात करें, हम एलसीएम जब फैक्टर की फॉर्म में लेते हैं तो हमें यहाँ पे इफिशिएंसी फाइंड करने में भी कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। अब अगर हम बात करें 8 और 3 है, तो इसमें से कौन से फैक्टर रिमेनिंग रहे, एक तो ये 5 रहा है, और 9 में से एक सिंगल 3 लिया है, तो एक सिंगल क्या, एक 3 सिंगल रिमेनिंग रहेगा, तो 3 5 15। तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी,
ठीक है, बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऐसे ही हम सी की बात करें तो सी में 9 और 4 है, ठीक है, 9 हो गया और इसमें से 4, तो कितना बचा, 2 इसमें रिमेनिंग है और 5 ये, तो कितना आ गया, 10। तो हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी भी आ गई इसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया गया है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी मिलकर क्या है, कितने दिन के लिए काम करते हैं, 8 डेज के लिए। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट, और सी की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 10 यूनिट। ठीक है, तो बी और सी कितने टाइम के लिए काम करते हैं, 8 डेज के लिए। ठीक है, तो बी और सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 + 15 यानी 25 यूनिट। ठीक है, तो 8 डेज में ये कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, 200 यूनिट ये क्या है, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 360 में से रिमेनिंग कितना रहा, 160 यूनिट रहा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को ए अकेले कितने टाइम में करेगा, रिमेनिंग वर्क है कितना, ए बी और सी ने मिलकर कितने यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया, 200 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क 360 में से कितना रहा, 160 यूनिट। 160 यूनिट ए कितने टाइम में करेगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ए पर डे कितना वर्क करता है, 8 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा उसे, 20 डेज लगेंगे। ठीक है, तो ए को रिमेनिंग वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 20 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू 40% वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, यहां पर भी अगर हम बात करें तो हमें परसेंटेज के फॉर्म में वर्क को डिफाइन किया गया है। 40% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। आपको एक चीज समझनी है, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 5 यूनिट वर्क करना था, पर उसमें से कितना यूनिट वर्क कंप्लीट किया है, 2 यूनिट। 2 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। तो 1 यूनिट में कितना लगेगा, 6 डेज। ये बात क्लियर हो गई। 40% वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। हमें टोटल वर्क कितना, 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 2/5। 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करना था, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 5 यूनिट, पर उसमें से 2 यूनिट वर्क को कंप्लीट किया गया है और उसको करने में कितना टाइम लगा, 12 डेज। तो 1 यूनिट में कितना लगेगा, 6 डेज। 1 यूनिट में 6 डेज, तो 5 यूनिट में कितना, 6 इंटू में 5 यानी 30 डेज। तो ए को पूरा कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। पहली बात, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। सेकंड आप समझना है, 12 डेज लग रहे हैं 40% वर्क कंप्लीट करने में। 100% में कितना लगेगा, तो इनटू में 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आएगा और ये 5 आएगा, और यही वैल्यू हमने यहाँ अप्लाई की है। 2/5 ही देखिए फ्रैक्शन बन रही है, 2 से डिवाइड किया था, 5 से मल्टीप्लाई, तब भी आंसर कितना आ रहा है, 30 डेज। ठीक है, आप बेसिक से करेंगे तो भी, और अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो भी। इस वैल्यू से हमें क्या होता है, हमें लिख के करने की जरूरत नहीं होती, और जब हम परसेंटेज में ही करते हैं तो हमें लिखने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी के रिस्पेक्ट में कहा गया 60% वर्क। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी टोटल वर्क कितना था, 5 यूनिट, उसमें से 3 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज। 3 यूनिट कंप्लीट करने में 15 डेज, तो 1 यूनिट कंप्लीट करने में कितना, 5 डेज। ठीक है, और टोटल 5 यूनिट कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 5 इंटू 5 यानी 25 डेज। तो बी को टोटल टाइम कितना लगेगा, बी को टोटल वर्क कंप्लीट करने में 25 डेज लगेंगे। ठीक है, बी को टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 25 डेज लगेंगे। इसी से सेम वैल्यू को हम उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। 15 डेज में कितना वर्क, 60%। 100% फाइंड करना है तो वही सेम चीज, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और ये 3। ठीक है, 3 से इसे 5 जा 25 डेज, सेम वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन हम अगर हमें फ्रैक्शन एक बार क्लियर हो जाते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, बोथ, सबसे पहले हमारे को क्या कहा गया है,
बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और कितने टाइम के लिए वर्क को करते हैं, 10 डेज के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 150 यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। इसी अकॉर्डिंग ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। ठीक है, ए क्या है, 5 यूनिट पर डे वर्क करेगा और बी क्या है, 6 यूनिट पर डे वर्क करेगा। अब हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, यानी ए और बी। ठीक है, और कितने दिन के लिए काम करते हैं, 10 डेज के लिए। ए और बी के टोटल पर डे की एफिशिएंसी 5 + 6 यानी कितनी है, 11 यूनिट। 10 दिन तक, 10 डेज तक ये काम करते हैं तो कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, 110 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, 110 यूनिट, पर टोटल वर्क है कितना, 150 यूनिट। 150 यूनिट है तो रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, 40 यूनिट। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना रहा, 40 यूनिट। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। सी क्या है, अकेले उस रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कर देता है, 4 डेज में, यानी 40 यूनिट वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है, 4 डेज में। तो सी की इफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी पर डे की, कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट। ठीक है, सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज समझनी है, वो क्या, हम इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमने यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकाली 10 यूनिट, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे कि सी पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, 150 को डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी से, तो सी की टाइम ड्यूरेशन हमारे पास आ जाएगी 15 डेज। ठीक है, सी की टाइम ड्यूरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 डेज। हमें इस क्वेश्चन में यही पार्ट समझना है, हम जो मिस्टेक करते हैं, हम कैलकुलेशन क्या है, जहां हमारा टाइम सेव हो सकता है वहां हम कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करते हैं। हम सी के लिए टाइम निकाल लेंगे 15 डेज, फिर अगेन हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों पर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी एलसीएम दोबारा से निकालेंगे इस वैल्यू का, टोटल वर्क निकालेंगे, फिर इनकी वही एफिशिएंसी हमारे पास आएगी, और फिर हम फाइंड करेंगे कि 28%, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A, B, C together will complete the 28% of the same work। 28% वर्क को कंप्लीट करने में, सेम वर्क का 28%, 28% हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको कंप्लीट करने में A, B, C तीनों मिलकर अगर कंप्लीट करें तो कितना टाइम लेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वही सेम वैल्यू तीनों की अगेन लेते हैं। हमारे को यहाँ पर टोटल वर्क ऑलरेडी पता है, हमें सी के वर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं कि सी अकेले काम को कितने टाइम में करता है, इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात हमारे को ये पूछा गया है, ए बी सी तीनों मिलकर, ठीक है, वर्क का कितने परसेंट, 28%, कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, सबसे पहले देखिए तो टोटल वर्क है 150 यूनिट, इसका 28%, तो हम 28% ले लेते हैं। ये इसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है टाइम। ठीक है, और ये वर्क कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी की कितनी है, 6 और सी की कितनी है, 10। तो टोटल एफिशिएंसी ए बी सी तीनों की कितनी हो गई, 5 + 6 11, 11 + 10 यानी 21 यूनिट। तो कितने टाइम में करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितने यूनिट वर्क, 28% है, तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल करेंगे, 14 14 3 42 यूनिट, 42 यूनिट कंप्लीट करना है 150 में से। 21 यूनिट क्या है, पर डे की तीनों की एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम लगेगा इनको करने में, 2 डेज लगेंगे। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था 28% वर्क का अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने टाइम में 28% वर्क का कंप्लीट करेंगे, तो 2 डेज में तीनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज के साथ।